जब रियान ने रागिनी के चेहरे की तरफ देखा तो उसे कोई उदासी या गुस्सा का भाव नजर नहीं आया। वो खुद को फिर से सोचने से नहीं रोक पाया कि इस लड़की ने अपने जीवन में कितनी ऐसी पीड़ादायक बातें सुनी हैं कि जो अब इनकी आदी हो चुकी है कि उसे इससे कोई फ़र्क ही न पड़ता हो। रियान खुद को पूछने से न रोक पाया, क्या तुम्हें इन बातों का बुरा नहीं लग रहा कि या फिर गुस्सा नहीं आ रहा? अपने सामने बैठे युवक के मुंह से ऐसे बातें सुन के या रागिनी बोली, थोड़ा बुरा तो लगता है पर क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इन चीज़ों की आदी हो चुकी हूँ, मुझे अब इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात गुस्से की तो ये लोग मेरे गुस्से को झेलने के काबिल नहीं हैं। ये कहते वक्त एक पल के लिए उसकी आंखों में क्रूर चमक उभरी, मगर रागिनी ने तुरंत उसे छुपा लिया। वो एक पल की क्रूर चमक रियान ने भी देख लिया था। रागिनी के बारे में बाहर की घटिया बातें सुन के रियान का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। वो वहां से उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। तभी रागिनी ने उसके लबादे के छोर को पकड़ते हुए बोली, अरे अरे दोस्त, तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? ये लोग तुम्हारे बारे में थोड़ी ना बातें कर रहे हैं। तुम इनकी बातों से अपना खून क्यों जला रहे हो? ये बस कुछ जोकर हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, तो इनकी बातों पर ध्यान मत दो। रियान की हिंसक आभा पूरे कमरे में फैल चुकी थी, मगर रागिनी की प्यारी सी मुस्कान और उसकी आवाज़ से वो तुरंत अपने काबू में आ गया। रागिनी बदसूरत दिखने के बाद भी उसे बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाया कि उसने इस जीवन में क्या व्यतीत किया है। रियान उसे देखकर बोला, तुम इसके बारे में अपने पति को क्यों नहीं बोलती? वो तो इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली इंसान है, तुम उसे कुछ क्यों नहीं कहती? उसके एक शब्द से कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत या परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। रियान अगर नहीं जानता होता कि रागिनी वही जंगल वाली लड़की है, तब भी अगर वो उससे मदद मांगती तो वो उसकी मदद ज़रूर करता, भले ही नाम की, मगर वो उसकी पत्नी थी। पर यह जान लेने के बाद कि रागिनी वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा है, तो फिर तो वो पूरी तरह से उसकी सुरक्षा के घेरे में थी। रियान अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अगर तुम अपने पति से मदद नहीं मांग सकती तो तुम सम्राट से तो कह ही सकती हो, आखिरकार तुम अब शाही परिवार के हिस्सा हो। रागिनी ने उसकी बात हंसते हुए वापस अब कुर्सी पे बैठकर अपने हाथ से चाय का एक घूंट लेते हुए बोली, तुम बहुत ही मजाकिया हो रुद्रान। पति? कौन सा पति भला? मेरा कोई पति भी है क्या? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने कभी कोई शादी की है अगर भी तो मैं उसे अपना पति नहीं मानती, और जब मैं उसे अपना पति नहीं मानती तो मैं भला शाही परिवार की सदस्य किस प्रकार हुई? और जब मैं युद्ध देवता को अपना पति ही नहीं मानती तो सम्राट से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। फिर सम्राट से मदद मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रागिनी की बात अपनी जगह बिल्कुल सही थी। जब ये विवाह हुआ था तो उस वक्त वो इस शरीर में मौजूद नहीं थी। अगर वो मौजूद भी होती तो वो किसी भी प्रकार से विवाह नहीं होने देती। खैर, इन बातों को सोचकर अब कोई फ़ायदा नहीं है। रागिनी अपनी बात जारी रखते हुए बोली, मैं रागिनी हूँ और अगर अपने पूरे जीवन में मैं किसी से मदद मांग सकती हूँ तो वो खुद रागिनी है, यानी कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा करना सीखा। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता, कोई आपकी पीठ में खंजर नहीं घोंप सकता। ये कहते वक्त रागिनी की आंखों में कुछ अनकही जज्बात नजर आ रहे थे। रागिनी को वो पल याद आ गया जब गीता ने उसे धोखा दिया था और वो मरने पर मजबूर हो गई थी। उस वक्त वो इतनी शक्तिशाली थी कि अगर वो उस पर भरोसा न करती तो उसे किसी पहाड़ से कूद कर अपनी जान गंवानी पड़ती। वो अपनी लगातार कोशिश के बावजूद भी उस घटना को भूल नहीं पा रही थी। खैर, ये अलग बात है कि उसे बाद में पता चला कि वो उसका असली शरीर ही नहीं था। रियान ने उसकी आंखों में छिपे हुए दर्द को देख लिया। उसकी बातों को सुनकर उसके दिल में भी एक अजीब सा दर्द हो रहा था। इस अजीब से एहसास को वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। इससे वो एक अजीब चुप्पी में गिर गया। उसके दिल से लेकर दिमाग तक बहुत ही असहज भावना महसूस हो रही थी। उसे आज इस लड़की की बातों से पता चला कि वो कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करती। इस लड़की का अविश्वास बहुत ही गहरा था। उसने अपने जीवन में ऐसा क्या महसूस किया है जो वो ऐसी हो गई है? तभी वही जब रूहानिका अपना भेष बदलने वाली थी, एक आदमी ने अचानक रूहानिका का हाथ पकड़ लिया था। वो पूरे काले कपड़ों से ढका हुआ था और वो रूहानिका को खींचते हुए एक पेड़ के पीछे ले जाकर कहता, राजकुमार शौर्य ने तुम्हें राजकुमारी रूहानिका पर नज़र रखने के लिए कहा था, तो तुम फिर राजकुमारी रागिनी के पास क्यों गई थी? पहले तो रूहानिका समझ नहीं आती कि ये आदमी कौन है, मगर जब उसे पूरी बात समझ आती है तो उसे समझने में देर नहीं लगती। वो बात बनाते हुए बोली, वो राजकुमारी रूहानिका ने कहा था कि मैं राजकुमारी रागिनी के पास खाना लेकर जाऊं, बस इसलिए ही मैं गई थी।
वो काले कपड़े वाला आदमी बोला, ठीक है, ये बताओ तुम्हें कुछ अजीब मिला उसके कमरे में? रूहानिका उसे देखते हुए बोली, नहीं, वैसे मैं जब खाने की थाली वापस लेने जाऊंगी तब कुछ पता करने की कोशिश करूंगी। वो काले कपड़े वाला आदमी बोला, ठीक है, लेकिन बच कर जाना। उसके बाद रूहानिका वहाँ से सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही रूहानिका के रूप में वह बदल गई। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके खोली, जिससे वो आंखें उसकी दोबारा से हरी होगी। ऐसा करते उसने कहा, मेरे पास आओ। जैसे ही उसके मुंह से यह सब निकले, वो दासी तुरंत उसके सामने आकर खड़ी होगी। फिर रूहानिका उसे देखते हुए बोली, एक चाकू उसे देते हुए बोली, जाओ राजकुमार शौर्य के सामने जाकर उनकी आंखों के सामने अपना गला काट दो। रागिनी की बातें सुनकर रियान को उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा सिर्फ एक मुखौटा लग रहा था। इस मुखौटे के पीछे जैसे उसने अपने सारे दर्द, तकलीफ और विश्वास को छुपा रखा हो। उसने अपने आसपास एक मोटी दीवार खड़ी कर रखी हो। रियान उस दीवार को पार करना चाहता था। वो चाहता था कि रागिनी उस पर भरोसा करे। खैर, पर बेचारे को क्या पता था कि उसके लिए अभी उसे बहुत ही मेहनत करनी है। ये तो अच्छा था वो रियान से विवाह के बंधन में बंधी हुई थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए दृढ़ निश्चय चमकी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस लड़की को खुद से दूर नहीं जाने देगा। रागिनी ने उसकी आंखों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो उस एक पल के बदलाव को नहीं देख पाई। लेकिन जैसे ही रियान का ख्यालों से ध्यान टूटा, फिर बाहर की बातें सुनकर उसका फिर से खून खोल गया। रागिनी रियान का ध्यान भटकाते हुए बोली, अच्छा, मेरे लिए कुछ खास जड़ी बूटी और अग्नि पत्थर को ढूंढ सकते हो क्या? रियान अपने ख्यालों में गुम था, इसलिए उसने रागिनी का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी देखकर रागिनी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं मुफ्त में नहीं मांग रही, मैं तुमसे अच्छी कीमत में इसे खरीद लूँगी। रियान ने जब उसकी बातें सुनी तो उसे थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ कि रागिनी ने उसकी चुप्पी को मनाही समझ लिया है। असल में कोई भी कीमती जड़ी बूटी या अग्नि पत्थर इकट्ठा करना उसके लिए कोई बड़ी मुश्किल का काम नहीं था। उसके पास बहुत सारे ऐसे ही पड़े थे। वो तो रागिनी को सब कुछ मुफ्त में देने को तैयार था। रियान रागिनी से बोला, तुम बस ये बताओ कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं बहुत ही आसानी से इसका इंतज़ाम कर सकता हूँ। तुम्हें इसकी कीमत देने की ज़रूरत नहीं है। रागिनी उसकी बातों पे मुस्कुराते हुए बोली, माफ़ करना, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं लेती। मैं तुम्हें इस चीज़ के बदले कुछ न कुछ खास ज़रूर दूँगी। भाई कमरे के बाहर एक व्यक्ति बोला, अरे मामईम वापस लौट आए हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी से मिलने एक बार भी नहीं गए, जबकि वो दोनों शाही महल में ही रुके हैं। यही बताता है कि उस मूर्ख का मामईम का पत्नी होना या न होना सब एक बराबर है। दूसरा बोला, अरे तुम लोग किन बातों पर ध्यान दे रहे हो? तुमने नहीं सुना कि वो दासी क्या बोल रही है? अंदर से पुरुष और महिलाओं की अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि अंदर क्या हो रहा? उसकी बातें सुन रियान की हिंसक आभा फिर से सामने आ गई। नहीं है, वरना मैं किसी भी हालत में मुकाबला तो कर ही नहीं सकती। रियान का गुस्सा देखकर उसे लग रहा था कि सब कुछ वह कुचल के ही मार डालेगा। रियान के मन में था कि कुछ ऐसा कि अगर रागिनी ने उसे नहीं रोका होता तो वो कब का यहाँ से बाहर जाकर एक एक करके सबको मुक्का मार चुका होता। यामिनी अपनी दासी को एक और थप्पड़ जड़ते हुए बोली, क्या बकवास बातें कर रही हो तुम मेरी बहन के बारे में? थप्पड़ से वो दासी जमीन पर गिर गई। वो दर्द भरी आवाज़ में बोली, मालकिन, मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो मुझे लगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर सुन लीजिए। लेकिन तभी वहाँ एक रौबदार आवाज़ गूंजी। क्या हो रहा है यहाँ? वो रौबदार आवाज़ सुन के सब लोग चुप हो गए। जब सब ने उस आवाज़ की दिशा में देखा तो वहाँ एक युवक खड़ा था और उसके पीछे कुछ और लोग भी खड़े थे। उसकी पहचान बिल्कुल भी मामूली नहीं लग रही थी, इसलिए उस व्यक्ति के सामने कोई भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था और उसे कोई भी बेवजह नाराज़ करना भी नहीं चाहते थे, जिन्हें नाराज़ करने का वो जोखिम ही न उठा सके। जब उस युवक की बात का जवाब किसी ने नहीं दिया तो उसने गुस्से में एक आदमी की गर्दन से उठा लिया और बोला, मैंने जो पूछा वो बताऊँ, या अभी तुम लोगों की जुबान बंद होने का नाम ही नहीं ले रही? अब क्या उसमें दही जम गई है? उस युवक की हिंसा का भाव साफ महसूस की जा सकती थी। यामिनी भी इसे नहीं पहचान पा रही थी। वो उसके पास जाते हुए बोली, अंदर मेरी बहन मुसीबत में, कृपया उसे बचा लीजिए। मुझे भय है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। कक्ष में शायद कोई पुरुष मेरी छोटी बहन को परेशान कर रहा, कृपया मेरी सहायता करिए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि युवान था, यामिनी और रागिनी का बड़ा भाई। वो सीमा से आज ही लौटा था। उसे अभी थोड़ी देर पहले ही सब उसके सेवकों से खबर मिली थी कि यामिनी और रागिनी यहाँ आई हुई हैं। वो अपनी इस चाल चलने वाली सौतेली बहन को अच्छे से जानता था। जब उसने उसके मुंह से ये सब सुना कि उसकी बहन अंदर पुरुषों के साथ है तो उसके दिल में एक डर का भाव बैठ गया।
उसे साम्राज्य में आने के बाद ही पता चला था कि उसकी बहन अब मूर्ख हो चुकी है और उसका विवाह तीसरे महामहिम से हो गया। जब वो साम्राज्य छोड़कर सीमा पर गया था तब रागिनी केवल 1 वर्ष की थी। यदि वो कोई पत्थर भेजकर कुछ जानने की कोशिश भी करता तो महेंद्र के जरिए एक ही जवाब मिलता, सब कुछ ठीक है। वो डर से तुरंत उस कमरे में के पास गया। जब उसने अपना कान लगाकर सुना तो अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। उस पल उसे कुछ गलत होने की आशंका हो रही थी। वो बस जल्द से जल्द अपनी छोटी बहन के पास पहुंचकर उसे बचपन की तरह अपनी गोद में छुपाना चाहता था। उसने तुरंत दरवाज़ा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाज़ा टूटा वो अंदर भागा। यामिनी भी अंदर दौड़ के भागी। छोटी बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। मगर जैसे ही उन्होंने अंदर का नज़ारा देखा सबकी होश उड़ गई।